अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका टॉपिक है जी, चैप्टर नंबर 11 का है प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। इससे पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही इसके नोमेनक्लेचर को भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो आज का आपका टॉपिक है डैट इज़ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। आज आपने मिथानॉल के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं कि ये कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास मिथानॉल है ना, जो आपके पास मिथानॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथानॉल, वो आपके पास होता है जी CH3OH। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है जी। मिथानॉल इसका आयुपैक नेम है, और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो वो आपके पास होगा जी मिथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम आपके पास होगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तभी हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते होते हैं। तो ये आपके पास है जी। अगर मैं पूछूं कि ये आपकी कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल होती है जी, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है, पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि व्हाट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, वो अगर किसी बीटा के साथ अटैच ना हो तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल ही कहते होते हैं। अगर वो किसी सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो तो फिर भी हम उसको प्राइमरी अल्कोहल ही कहते हैं। ले जी, प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी टाइप्स, कि मिथानॉल बनाने के दो तरीके हैं जी। देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल। मिथानॉल बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। आप क्या करते हैं, वुड की डिस्टिलेशन करते हैं। अब आपके पास डिस्टिलेशन दो तरह की होती है, एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आपने जो है कौन सी डिस्टिलेशन करनी है, आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दिया जी। किसकी कर दी है आपने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है वुड की, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है किसकी, वुड की, ठीक है जी। जब आप वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास वेपर्स बनेंगे। हर कंपोनेंट अपने अपने जो वेपर्स जब बॉइलिंग पॉइंट की बना पे जो है वो सेपरेट हो जाता होता है, फिर हम उनके वेपर्स को कंडेंस करके सेपरेट करते होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होती है, इसके भी में हम लिक्विड को हीट करते हैं, तो हर कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बना पे अलग करते हैं वेपर्स के ज़रिए। तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी यही होता है कि आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले वेपर्स बनाएगा, फिर आप उसको कंडेंस कर लेंगे। तो पुराने वक्त में इसको हम ओल्ड मेथड भी कहते होते हैं। पुराने वक्तों में हम वुड की डिस्टिलेशन करते थे। कौन से डिस्टिलेशन करते थे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे। तो तब हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बनती होती थी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। दिस इज़ ओल्ड मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है, ठीक है जी। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनती है, तभी हम इसको क्या कहते होते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते होते हैं। मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल इज़ आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से तैयार किया जाता था। ये जो स्पिरिट है, जहाँ पे ये आपके पास ये स्पिरिट वर्ड जो लिखा हुआ है, स्पिरिट आपको पता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
और ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। जो आपके पास स्पिरिट होता है वो क्या होता है, वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल है वो भी एवेपोरेट हो जाती है, वो भी वोलाटाइल इन नेचर है, तभी हम स्पिरिट भी साथ लगाते होते हैं। वुड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और स्पिरिट इसलिए लगाते हैं साथ बिकॉज इट इज़ आल्सो वोलाटाइल इन नेचर। जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल होती है वो वोलाटाइल इन नेचर भी होती है, तभी हम साथ स्पिरिट वर्ड भी लगाते हैं। ये तो आपके पास ओल्ड मेथड है। अब आपके पास न्यू मेथड है। न्यू मेथड मॉडर्न मेथड है जिससे हम मिथाइल अल्कोहल को तैयार करते हैं। तो वो न्यू मेथड में हम किस तरह मिथाइल अल्कोहल को तैयार करते हैं, बाय वाटर गैस। वाटर गैस से जो है ना हम मिथाइल अल्कोहल को तैयार करते हैं। अब ये जो आपके पास वाटर गैस है, वाटर गैस किसको कहा जाता है, वाटर गैस जो है वो कहा जाता है जी, वाटर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को हम क्या कहते होते हैं, वाटर गैस कहते होते हैं। ये वाटर गैस कहलाता है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते होते हैं वाटर गैस, ठीक है जी। तो न्यू मेथड के ज़रिए हम मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर गैस, यानी कि विद द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ले लीजिए आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, बाय वाटर गैस से हम बनाने लगे हैं, अंडरस्टूड बात है। न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड है, तो उसी के ज़रिए से हम मिथाइल अल्कोहल को तैयार करेंगे। तो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि गैस है, और उसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो भी क्या होती है, गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के गैसियस मिक्सचर को हम क्या नाम देते होते हैं, वाटर गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है जी। लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ गैस एंड हाइड्रोजन इज़ आल्सो अ गैस। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हो, जैसा कि हमारे पास ये केस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, जब भी आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हो तो हमें कैटालिस्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। कैटालिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है वो गैसियस रिएक्टेंट को एक प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड करता है। यानी कि आपके पास ये एक कैटालिस्ट है, ठीक है जी, ये कैटालिस्ट है, ठीक है जी, सॉलिड कैटालिस्ट होता है। तो वो क्या करता है, गैसियस जो रिएक्टेंट होते हैं या कोई भी गैसियस सब्सटेंस होता है उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो गैसियस रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है वो कैटालिस्ट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब का मतलब है सरफेस पे ही आकर अटैच होते हैं, अंदर नहीं जाते, पेनिट्रेट नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं होते, एडजॉर्ब होते हैं। ले लीजिए गैसियस जो रिएक्टेंट थे वो कैटालिस्ट के ऊपर आके एडजॉर्ब होंगे, ठीक है जी। तो फिर जो आपका रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों गैसियस रिएक्टेंट एक ही जगह पर आकर बैठ गए हैं। जब एक जगह पर आके बैठ गए हैं, एक साथ आकर बैठ गए हैं, तो वहाँ पे आपके रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो तभी हम कहते होते हैं कि जो आपका कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है जी। और इसके पीछे और भी वजूहात है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता होता है, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते होते हैं। फिलहाल जो आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास गैसियस रिएक्टेंट हो तो आपको कैटालिस्ट का लाजमी यूज़ करना पड़ता है। तो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट होता है। तो जहाँ पे इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट कौन से है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये कैटालिस्ट है जी, जो इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट है। अगर आप कैटालिस्ट को बदलोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाता होता है, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है वो मैकेनिज्म को बदल देता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए यानी कि मिथाइल अल्कोहल
को बनाने के लिए फ्रॉम वाटर गैस से जो स्पेसिफिक कैटालिस्ट है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। ठीक है जी। और कैटालिस्ट क्या काम करता है वो मैं आपको बता दिया कि वो सरफेस प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंड सो ऑन। तो टेम्परेचर चाहिए होता है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, या 500 भी लिखा होता है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए क्योंकि बोर्ड्स को ब्रेक करना होता है, जो पुराने बोर्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना होता है और नए बोर्ड्स को बनवाना होता है। और आपको पता है टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। प्रेशर चाहिए 200 एटीएम प्रेशर चाहिए। प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, तो हम प्रेशर अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को भी एक दूसरे के करीब ले आते होते हैं, तो तभी हमें 200 एटीएम प्रेशर चाहिए। तो फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, मिथाइल अल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड। आपका जो मिथाइल अल्कोहल है वो बन जाता होता है। जो आपकी मिथाइल अल्कोहल होती है वो किस फॉर्म में होती है जी? वो आपके पास होती है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। तो ये देखें कि क्यों ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये आपके पास होती है CH3OH, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह बेटा जी आपके पास CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे ये क्या चीज़ शो हो जाती है, जहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है। ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मिथाइल अल्कोहल सो इट विल बी प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। ये किस हालत में होगी? लिक्विड स्टेट में होगी। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मिथाइल अल्कोहल होती है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे आपके पास डायग्राम है, पूरी फ्लो शीट है कि किस तरह ये रिएक्शन होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, उसको देखते हैं। ले जी, ये आपके पास पूरी एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, फ्लो शीट ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने अपनी गैसियस रिएक्टेंट को, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस थी, सबसे पहले आपने इसको करना होता है प्यूरीफाई। ये सबसे पहले हम गैस को किस में से पास करवाएंगे? प्यूरीफायर में से पास करवाएंगे, जहाँ पे गैस को क्या किया जाएगा? प्यूरीफाई किया जाएगा। गैस को प्यूरीफाई करना ज़रूरी है। क्यों प्यूरीफाई करना ज़रूरी है? क्योंकि ये प्यूरीफायर क्या काम करेगा, जो भी इन गैस के में इम्प्योरिटीज़ वगैरह होगी उनको बाहर निकाल देगा। मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं जी गैस प्यूरीफाई करने के, स्क्रबर्स वगैरह को हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है जी, वो आप एक हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो ये गैस प्यूरीफायर क्या काम करेगा? रिमूव द इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। किस में से? इन गैसियस सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। इम्प्योरिटीज़ से क्या मुराद है कि इन गैसेस में और भी कुछ गैसेस इन्वॉल्व होती है, हमने उनको बाहर निकालना होता है। क्यों बाहर निकालना है? क्योंकि कुछ गैसेस हमारे पास ऐसी होगी, इन दोनों के अलावा कुछ गैसेस ऐसी होगी जो आपके कैटालिस्ट को पॉइजन कर देगी। पॉइजन करने से क्या मुराद है कि उनकी जो कैटालिटिक पावर है उसको डिक्रीज़ कर देगी। तो फिर हमारा जो रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहले आपने गैस को गैस प्यूरीफायर में से पास करवाना है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। इम्प्योरिटीज़ से मुराद डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी है, और इनके अलावा जो गैसेस होती है जो इनको पॉइजन कर सकती है उनको रिमूव करना है जी। ठीक है जी। तो आपने गैस प्यूरीफायर में से गैस को पास करवाया, तो आपके पास यहाँ पे गैस आ गई जी, प्यूरीफाई होके साफ़ होके गैस आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो साफ़ हुई गैस आई है, जो प्योर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस है, आपने उनको कंप्रेसर में से पास करवाना है। कंप्रेसर क्या काम करता है? कंप्रेसर ये काम करता है कि मॉलिक्यूल्स को, जो 2 मॉलिक्यूल्स थे दूर दूर, उनको एक दूसरे के करीब ले आएगा
और हमने कितना प्रेशर अप्लाई करना है, बाय अप्लाइंग 200 atm प्रेशर, यानी कि इस कंप्रेसर में 200 atm प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है ये एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। फिर हम उन जो करीब आए हो या मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स करीब आए हुए हैं, हम उनको भेज देंगे, किस में भेज देंगे, रिएक्शन चैम्बर में भेज देंगे। सबसे पहला काम प्योरीफायर था, फिर हमने उनको कंप्रेस किया। कंप्रेसर का क्या काम होता है, मॉलिक्यूल्स को करीब लाता है। अब जो कंप्रेस हुई प्योर गैसेज है, कौन सी गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेज है। प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कंप्रेस्ड गैसेज विल बी पास्ड टू रिएक्शन चैम्बर। अब हम उसको किस में पास करेंगे, रिएक्शन चैम्बर में पास करेंगे। इसको क्यों रिएक्शन चैम्बर का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए हुए थे, अब वो उन कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब होंगे। कौन से कैटालिस्ट है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। और हमने यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है। टेम्परेचर इसलिए अप्लाई कर दें ताकि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए। तो हम किस तरह यहाँ पे टेम्परेचर को अचीव कर दें, विद द हेल्प ऑफ दीज कोइल्स। जी आपके पास कोइल्स लगी हुई है, ठीक है जी, जस्ट लाइक आ इलेक्ट्रिक हीटर। जिस तरह इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसके भी में कोइल्स लगी होती है, तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं। तो इसी तरह हमने जहाँ पे स्प्रिंग कोइल्स लगाई हुई है, और ये कोइल्स किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव कर दें। ठीक है जी, कैटालिस्ट भी प्रोवाइड है, टेम्परेचर भी अचीव हो रहा है, सारी कंडीशंस पूरी है। तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी। तो इसी चैम्बर में मिथाइल अल्कोहल बन रही होगी। जहाँ पे तो मैंने लिक्विड लिखा है, ये मैं नेचुरली तौर पे बात कर रहा हूँ कि मिथाइल अल्कोहल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। कुदरती तौर पे मिथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन चैम्बर की बात करूँ, आपका मिथाइल अल्कोहल बन चुकी है, जहाँ पे बन चुकी है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। तो जो जहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बनी होगी वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगी, वो गैसियस स्टेट में होगी। क्यों गैसियस स्टेट में होगी, क्योंकि जहाँ पे आपने 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जो मिथाइल अल्कोहल बन रही है वो किस फॉर्म में होगी, वो गैसियस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स मिलेंगे। समझिए बात को कि यहाँ पे आपको मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स मिल रहे होंगे, लिक्विड नहीं मिल रहा होगा, वेपर्स मिल रहे होंगे। तो वो वेपर्स ऊपर की साइड पे होंगे, तभी हमने जो अगला पाइप है, जो अगला कनेक्शन है, वो इस चैम्बर के बिल्कुल ऊपर लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो जहाँ पे वेपर्स बनेंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, वो वेपर्स को हम आगे पास करेंगे। मिथाइल अल्कोहल हमें किस फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको इस चैम्बर के भी में जो मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिल रहा है, वो किस फॉर्म में मिल रहा है, वेपर्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो हमने उसको अगले कनेक्शन में भेज दिया। आगे हमने क्या लगाया हुआ है जी, आपके पास जो फोर्थ है जी चैम्बर, डेट इज़ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या मतलब होता है, कंडेंसर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप वेपर्स को वापस किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे। बात समझिए कि जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स बने थे, उनको आप वापस किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे। यानी कि इस वाले चैम्बर में CH3OH आपको किस फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मिथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उनको ठंडा करेंगे। ठंडा कैसे करते हैं, आप ठंडा पानी उन वेपर्स के ऊपर डालें और उनको अच्छी तरह घुमाएं। जो आपके पास जिग जैक एक कोयल है, उसमें से हम वेपर्स को घुमाएंगे, जिसकी वजह से वेपर्स क्या हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं। या फिर इनके ऊपर हम ठंडा पानी डालते हैं। तो आपने यहाँ से वेपर्स को घुमाना है अच्छी तरह और ठंडा पानी डालना है, किसके वेपर्स को, मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ड्रॉपलेट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वो किसके ड्रॉपलेट्स होंगे, वो ड्रॉपलेट्स होंगे
मिथाइल अल्कोहल, और वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। तो आपको यहाँ से मिथानॉल मिलना शुरू हो जाएगी और वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। अब देखिए ना, आपने यहाँ से किसको भेजा था, कंप्रेसर से आपने जहाँ पे भेजा था, यहाँ पे आपने भेजा था जी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसको भेजा था, हाइड्रोजन गैस को भेजा था। ठीक है जी, आपने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को आगे पास करवाया था कंप्रेसर में से। ठीक है जी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो जहाँ से कंप्रेसर में से आगे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, रिएक्शन चैम्बर में जो जा रही है ये गैसेस, दोनों गैसेस, तो 100 में से 80% चांसेस है कि ये गैसेस जो है इन कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, लेकिन 20% चांसेस अभी भी होंगे। ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की जो सारी गैस है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो सारी की सारी इन कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, कुछ एडजॉर्ब नहीं भी होगी। ठीक है जी, कुछ अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है इस चैम्बर में, यानी कि इस चैम्बर के बीच में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल मौजूद नहीं है, अभी भी कुछ हिस्सा किसका है, कुछ हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड का है और कुछ हिस्सा किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। चूँकि पॉसिबल होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब ना करें, कुछ गैसेस इस कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब ना करें और कुछ गैसेस रिएक्शन में हिस्सा ना लें, तो चांसेस होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अभी भी वहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है जी, वो रिएक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो आगे तो जाएगी ना, आगे जब जाएगी तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लिक्विड में कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि कंडेंसर में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में मिल रहे होंगे, वो गैसियस फॉर्म में ही मिल रहे होंगे। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सीवियर कंडीशन चाहिए। जो जहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उनको लिक्विड में चेंज करेंगे, वो कंडीशन कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पे रिएक्शन चैम्बर में कुछ हिस्सा किसका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का होगा, जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया होगा वो आगे कंडेंसर में भी जाएगी। जब कंडेंसर में वो गैसेज जाएगी तब भी वो लिक्विड में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में चेंज नहीं करेंगे। यानी कि इस कंडेंसर के बीच में लिक्विड आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड आपको नीचे मिलता जा रहा है, बॉटम पे मिलेगा, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वो स्टिल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वो नीचे आएगी तो सही लेकिन वापस ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो देख रहे आप, मैंने मिथानॉल का एरो बनाया हुआ है और साथ एक अपवर्ड एरो बनाया हुआ है। ये अपवर्ड एरो किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाइड्रोजन है जो अभी भी किस फॉर्म में है, वो अभी भी गैसियस फॉर्म में है, वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे मिथानॉल तो आपको बॉटम पे मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिसर्कुलेशन पंप में भेजते हैं, यानी कि हम उनको दोबारा रिसर्कुलेट करवाते हैं, वापस किधर भेज देते हैं, कंप्रेसर में भेज देते हैं, फिर कंप्रेसर से वापस रिएक्शन चैम्बर में भेजते हैं। फिर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस कैटालिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे, वहाँ पे फिर रिएक्शन होगा, फिर कुछ हिस्सा एज इट इज़ रहेगा, अपनी वही पुरानी हालत में रहेगा, फिर एट सो ऑन, ये साइकिल पूरी चलती रहती है। तो बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि रिएक्शन चैम्बर में ज़रूरी नहीं है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के कंप्लीट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करें, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कुछ हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का अपनी असल हालत में यानी गैसियस स्टेट में बरकरार रहेगा, यानी कि उन्होंने रिएक्शन नहीं किया होगा, वो एज इट इज़ आगे जाएंगे। ये कंडेंसर सिर्फ मिथाइल अल्कोहल को लिक्विफाई करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई नहीं करेगा। इसका मतलब है दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, फिर हम उनको वापस रिसर्कुलेट करके कहाँ पे भेज देते हैं, कंप्रेसर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने चैम्बर है, ए बी सी डी ई, टोटल आपके पास 5 है जी चैम्बर। सबसे पहला गैस प्योरीफाइड, फिर कंप्रेसर है, फिर रिएक्शन चैम्बर है, फिर कंडेंसर है, फिर आपके पास रिसर्कुलेशन पंप है। तो ये आज का आपका टॉपिक हो गया जी, मिथाइल अल्कोहल क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वीक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और वैसे भी यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर आपको पता है ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखते। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल है। अगर आपको बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपने ये डायग्राम भी वहाँ पे बनानी है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि ओल्ड मेथड कौन सा होता है, न्यू मेथड कौन सा होता है, तो फिर आपने उनको बताना है कि ओल्ड मेथड क्या था, उसके मुताबिक किस तरह मिथाइल अल्कोहल को तैयार किया जाता है, और न्यू मेथड कौन सा है और उसके मुताबिक किस तरह मिथाइल अल्कोहल को तैयार किया जाता है। तो ये आज का आपका पूरा टॉपिक था जी। इस टॉपिक के जो कंप्लीट नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव के ऊपर सेकेंड ईयर के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आपने उसको वहाँ से देखना है और उसको वहाँ से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में इथानॉल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।